Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. So in this video we are going to discuss about 31st of August 2021 The Hindu newspaper. So देखिए जो हमारी बिल्कुल पहली न्यूज़ है इसके अंदर ये बताया गया है कि अवानी एंड सुमित लेड इंडियाज गोल्ड हंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स। सो देखिए टोक्यो में ही ये पैरालंपिक्स हो रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे पास 2 गोल्ड 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी मेहनत का फल है जो हमने तैयारी की है पिछले 4-5 साल से। सो इसके बारे में हम आगे देखिए, लास्ट जो हमारा स्पोर्ट्स का पेज होता है उसके अंदर डिटेल में देखें कि कौन सा मेडल कहाँ से किसने जीता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास देखिए स्कूल रीओपनिंग की बात चल रही है यहाँ पर दिल्ली में, ये सब बातें हम देख चुके हैं। एंड यस, एक चीज़ और देखने को मिली यहाँ पर कि इस्कॉन टेम्पल को क्लोज कर दिया गया ड्यू टू क्राउडिंग। जैसे कि हमने सेकेंड वेव में देखा था कि बहुत ज़्यादा जो रिलीजियस प्लेसेस थे वहाँ पर भीड़ होने की वजह से जो वेव है ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हुई, तो दैट्स वाई इन्होंने ये थोड़ा सा सोच के किया बंद कि कहीं तीसरी वेव दोबारा से ये स्प्रेड ना हो जाए यहाँ से। ठीक है ना। देखिए जो अगली न्यूज़ है हमारे पास वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ईडी वर्किंग ऑन डायरेक्शंस ऑफ बीजेपी एमवीए लीडर्स। सो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये लाइन नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ईडी क्या है। देखिए प्रीवियस वीडियोस में भी जो हम हिंदू एनालिसिस कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि ईडी का जो फुल फॉर्म है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो अगर हम ईडी के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ईडी जो है हमारे पास उसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1956 में यानी 1956 में, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। याद रखिएगा आप इस बात को, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। कोशिश करें आप ऑनलाइन नोट्स बनाएं बिकॉज ईजी रहता है। देखिए अगर आप इसको एक बार नोट कर लेते हैं तो आप आराम से सर्च कर सकते हैं क्या ईडी मैंने पहले लिखा है। आप नोटबुक में ऐसे बार बार सर्च नहीं कर सकते। सो देखिए इसका काम क्या है, ये फेमा एक्ट के तहत काम करता है 1999, और दूसरी है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो पीएमएलए एक्ट है। ठीक है, उसके तहत ये काम करता है। सो इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है इनको। एंड डायरेक्टरेट किसके अंडर है? देखिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर रहता है। इज दैट क्लियर? और याद रखिएगा पॉलिसी जो ये रही है इसके अंदर ये बता रहा है कि फेमा कब से एक्टिव हुआ था, लगभग 2000 से। जो एक्ट है 1999 का ये कब से स्टार्ट हुआ था, इफेक्टिव कब हुआ था 2000 में। ठीक है, सो ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के तहत भी अपना रेगुलेशन रखते हैं, ये आप याद रखिएगा। अभी की बात करें बिल्कुल रिसेंट की, तो यहाँ पर है श्री सुधीर नाथ, ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ एडिशनल स्पेशल डायरेक्टर हैं, और 2 स्पेशल डायरेक्टर होते हैं यानी 3 मेंबर ये कमीशन है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब बातें आप देख सकते हैं। आप इसके फंक्शंस देख सकते हैं। फेम एक्ट के तहत इनको इंटेलिजेंस जो डेवलपमेंट डिसेमिनेट इंटेलिजेंस देनी पड़ती है इस एक्ट के तहत। ठीक है, और वेरियस सोर्स से इनको ये अपनी इंटेलिजेंस मिल जाती है। इज दैट क्लियर? फेयर एक्ट के तहत 1973 रहेगा, फेमा 1999 रहेगा, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें थी शॉर्ट में। बस मेन बात है कि 1956 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए अब आगे जाइए, आगे हमारे पास है देखिए। सो देखिए ईडी 2 बार ये न्यूज़ में आज, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ईडी के बारे में। और पहले भी अगर आपको याद हो सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो वहाँ पर भी ईडी का काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले हुआ था। दैट्स वाई आप इसको अच्छे से देख लें। देखिए अभी हम आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। सबसे पहला है कि मोनेटाइजेशन मूव दैट डज नॉट टिक मोस्ट बॉक्सेस। ये कह रहा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखिए ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी ये स्कीम हो सकती है देश के लिए। ठीक है, सो इसके ऊपर तो डेफिनेटली चर्चा होगी डेली वाइज जब तक बिल्कुल अच्छे से ये लागू नहीं हो जाती। ठीक है ना। अब आज इन्होंने कहा है कि इट मे नॉट हेल्प रियलाइज द बेस्ट वैल्यू फॉर पब्लिक एसेट। जो पब्लिक एसेट है उनकी क्या पता अच्छे से वैल्यू रियलाइज ना कर पाए, सो दैट इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो किक स्टार्ट ना हो पाए। ठीक है, अभी आज इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या बताया इन्होंने इस एडिटोरियल में। इन्होंने बताया कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, इसको स्टार्ट किया था सो दैट सरकारी जो हमारे एसेट्स होते हैं, पब्लिक एसेट्स हैं, उनको सेल कर सकें, या मोर प्रिसाइजली अगर हम कहें तो वहां से रिवेन्यू हमारा आ सके अगले 4 साल तक। तो आपको जो बातें याद रखनी है वो है एनएमपी कितने साल तक का है, ये प्रोग्राम 4 साल तक का। ठीक है, अब इसमें मोस्टली किस को पब्लिक एसेट यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, वो है रेलवे स्टेशन, फ्लाइट कॉरिडोर्स, एयरपोर्ट्स हो गए, हमारे नेशनल हाईवेज हो गए। तो इससे क्या होगा, हमारे पास लगभग ये बोला जा रहा है कि 6 लाख करोड़ का जो इनकम लगभग आ जाएगा, रिवेन्यू आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं 3% जीडीपी का। ठीक है, 2020-21 के हिसाब से, क्योंकि डेफिनेटली जीडीपी आगे अगर इंक्रीज होती है तो ये बदल जाएगा परसेंटेज। तो जीडीपी का 3% का ये टारगेट इन्होंने रखा है। अब यहाँ पर देखिए यूनियन बजट में भी इसके बारे में बात की थी कि हम हमारे जो रिसोर्स है उनको मोबिलाइज करेंगे कैसे, फाइनेंस करके इंफ्रा
स्ट्रक्चर को फाइनेंस करके। इज दैट क्लियर? सो हमारे पास देखिए दो मेथड और है रिसोर्स को जोड़ने की। इन्होंने बताया है कि अगर हमें रिसोर्स जोड़ना है तो हमारे पास दो मेथड और है। सबसे पहला है कि हम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को क्या करें, सेटअप करें, और दूसरा ये बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो शेयर है, ठीक है, उसको रेज करें सेंटर और स्टेट के बजट्स में। तो ये दो बातें इन्होंने बताई है। अब आज ये इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चंस ये बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में अंतर क्या है। पिछले 30 साल का अगर हम रिकॉर्ड उठाएं तो उन्होंने कहा अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मींस पब्लिक एसेट्स को प्राइवेटाइज कर रहे हो या सेल कर रहे हो प्राइवेट कंपनीज को, तो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में अंतर क्या है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि क्या ये एनएमपी एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, ठीक है। देखिए क्या बताया कि क्या ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, ठीक है, जो माइट भी हेल्प करे ना करे। दूसरा कि क्या हमें डिजायर्ड फेयर वैल्यू मिलेगी हमारे पब्लिक एसेट की, ठीक है। तो ये काफी सारे यहाँ पर क्वेश्चन आप इनको देख सकते हैं। अब आ जाइए आगे कि एनएमपी ये कह रहा है कि एसेट मोनेटाइजेशन को डिफरेंशिएट करता है एसेट सेल से। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि एक एसेट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं, ऐसा इसमें बोला गया है, नाम से दिख रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर हम एसेट सेल बोल रहे हैं तो क्या फर्क है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट यहाँ पर हो रहा है। देखिए एसेट मोनेटाइजेशन को ये क्या बोल रहे हैं कि लिमिटेड पीरियड के लिए लाइसेंस होता है, कि एसेट मोनेटाइज अगर होगा तो लिमिटेड टाइम के लिए होगा, यानी जो हम लीज पे देंगे उसको, ठीक है, हम एक बेसिकली किराए पे देंगे उसको, और उसको सरकार ही अपने पास रखेगी उस पब्लिक अथॉरिटी को। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बस हम उसको कुछ पीरियड के लिए हम उसको देंगे। इज दैट क्लियर? आपको याद रखना है, एनएमपी वॉल्यूम 1 पेज 5 पे ये बात लिखी हुई है, ठीक है। अभी आज ये देखिए हम ये वॉल्यूम 1 जो वॉल्यूम 2 है, हम इसके अंदर एनएमपी दिखाते हैं क्या है। लेट्स सी, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एनएमपी की। देखिए ये वॉल्यूम 2 है, नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया ये बुक। देखिए इसके अंदर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या बताया गया कि एनएमपी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर मीडियम टर्म, याद रखिएगा मीडियम टर्म पाइपलाइन है, सो दैट मोनेटाइज रेडी एसेट हमारे पास तैयार हो जाए। अब इसके अंदर बता रहा है कि विजिबिलिटी रहेगी हमारी कि कितने एसेट हम मोनेटाइज करेंगे, पोटेंशियल कितना है उनका वो अनलॉक होगा, क्योंकि पब्लिक है तो उनका जो पोटेंशियल है डेफिनेटली ज़्यादा होगा, और ड्यू टू वो सरकारी है तो कई बार क्या होता है कि उनकी वैल्यू ढंग से नहीं निकल के आती। कब बात आई थी? देखिए यूनियन बजट 21-22 के मैंडेट में था, और मिनिस्ट्री लेवल पे हम इसका इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सब बातें इन्होंने की है। रोड मैप इन्होंने रखा है 4 साल का, यानी 2022 से लेके 2025 तक का, ठीक है, 22, 23, 24 और 25, ये 4 साल का है कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, याद रखिएगा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को हम क्या करेंगे, मोनेटाइज करेंगे। आपको ये ध्यान रखनी है ये सब बातें। अब आज इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि मीडियम टर्म रोड मैप हम तैयार करेंगे मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज को ध्यान में रखते हुए, इन्वेस्टर्स के लिए भी इसी प्रकार से, और ट्रैक करेंगे एसेट की परफॉर्मेंस को, एफिशिएंस और ट्रांसपेरेंसी हम रखेंगे। ये सब बातें इन्होंने बोली हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये है अप्रोच क्या रहेगी, आप इस बुक को आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस बुक को आपको बुक ये मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी अगला जो टॉपिक है वो है द वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी यहाँ पर क्या बता रहा है कि हम वैक्सीनेशन जो कर रहे हैं, जो बहुत सारे एवरी डे बहुत सारे लोगों को हम वैक्सीनेट आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है, एंड नोट रिकॉर्ड हाइज। ये कह रहा है कि नए रिकॉर्ड तो हम बना रहे हैं, सिंगल डे में लगभग 10 मिलियन डोजेज हमने दिया है, 8.3 जो हमारा रिकॉर्ड था उससे पहले, या हम कह सकते हैं कि डेली वाइज हम इंक्रीज हमारा टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक दो बात और बताई इन्होंने कि जो नंबर ऑफ डोजेज हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ डोजेज हम यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं फेल टू 4 मिलियन डोज इन फर्स्ट हाफ ऑफ द जुलाई। बीच में एक बार ये डोज डाउन हो गया था, यू नो, वैक्सीनेशन का जो प्रॉब्लम आया था एक बार बीच में, जो स्टेट्स को मिला था पावर वैक्सीनेट करने का, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ड्रास्टिकली इसकी वजह से एक चीज कट हुई है, वो है रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कि भाई कोविड-19 डिजीज की वजह से बहुत ही सीवियर अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हॉस्पिटलाइजेशन जो है उसका रिस्क हो जाता है काफी कम। तो ये सब बातें हैं, एंड आप इसको आराम से देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। बस बात यह है कि कंसिस्टेंसी, तो देखिए हम आराम से अपना रिकॉर्ड बना पा रहे हैं। अगर आप अपने टारगेट में भी कंसिस्टेंट होते हैं तो इससे देखिए आप भी बहुत सारा अचीव अपना कर सकते हैं इजीली, है ना। तो ये बातें हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है अमेरिका की एशिया पॉलिसी अब क्या होगी। देखिए यूएस मस्ट पुश फॉर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ये सिंपल सी बात क्या कह रहे हैं कि रूल से एक इंटरनेशनल ऑर्डर चलना चाहिए,
बेशक डिस्पाइट जो अफगान का डिबैकल हुआ है यहाँ पर, उसको ध्यान अगर हम रखें तो भी हमें रूल बेस्ड एक इंटरनेशनल ऑर्डर ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बिडेन के लिए एक अनकंफर्टेबल पोजीशन आ गई है, क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है वेरियस रिपब्लिक से कि एकदम से बिना बताए विदाउट एनी अफगानिस्तान आर्मी की कोऑपरेट करते हुए उन्होंने अपना वहाँ से एग्जिट बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए क्या हुआ था कि स्पेशली ये साइगोन से कंपेयर कर रहे हैं इन चीज़ों को इन 1975 कि जो मिस्टर बिडेन है वो कैसे एकदम से डिसएंगेजमेंट ये यहाँ पे कर सकते हैं एकदम अफगानिस्तान से, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप हो रहे हैं। अब आ जाइए मेन बात कि इन पार्ट दिस मीन्स नॉट demonizing or cutting ties with the Taliban before they had an opportunity to settle into power, announce intention for governing Afghanistan। ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही तालिबान से कट ऑफ हो गए, ठीक है। देश हो सकता है कि जो ये नई सरकार बने, जो भी ये सरकार बनाए, कैसे क्या बनाएंगे, देखिए लेट्स सी इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहता है इसमें सब में हम चर्चा करेंगे आने वाले न्यूज़ में। अब आ जाइए कि यहाँ पर मेन बात जो हमें पढ़ना है कि यूएस का एशिया पॉलिसी क्या रहेगा, वो है कि अनसेटलिंग क्वेश्चन है वॉशिंगटन के लिए कि क्या हम ट्रम्प एरा, जो देखिए पिछला जो ट्रम्प एरा था उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम यूएस ट्रूप्स को पुल कर लेंगे, बिडेन ने यहाँ पर एश्योर किया और इसको कंप्लीट भी किया। बेसिकली कुछ दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पर आती है बात कि अब क्वेड जो ये ग्रुप्स हैं, जो बायलैटरल इनिशिएटिव्स हैं, जो फ्रेंडली डेमोक्रेसीज हैं जैसे इंडिया है, एशिया के अंदर और भी देश हैं, तो उनके साथ जो हमारा इंटरेस्ट है वो कैसे किस प्रकार से रहेगा अमेरिका का, ये सब बातें हैं। और देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो खतरा था वेस्ट का, ठीक है, दैट कुड एमर्ज था सर एटलीस्ट टू फोल्ड, दो तरीके का है। पहला खतरा है कि अफगानिस्तान की जो साइक्लिक ट्रांजिशन होगी अब, कि पहले वेस्ट ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी, ठीक है, और अब एकदम से ग्लोबल टेरर आउटफिट जो वहां पर ब्रीड कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि चाइना विल ओनली टू ग्लैड टू स्टेप इन ब्रीच शुड एनी स्पेस बी सीडेड इन पैकिंग ऑर्डर ऑफ रीजनल हेगेमोनी इन एशिया। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि चाइना जो है बड़ा ही ग्लैड होगा इस चीज में बीच में आने के लिए कि वो एक ऑर्डर रीजनल हेगेमोनी तैयार करे एशिया के अंदर। तो ये सब भी इशू यहाँ पर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है वो है इंडिया इज इंडीड वॉकिंग द ग्रीन टॉक। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज का, वाई, क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये, ओके। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सब बातें, वाई देखते हैं इसमें। ये कह रहा है कि डिड यू नो दैट इवन एट 5th एनिवर्सरी ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, देखिए पेरिस क्लाइमेट मीट कब हुआ था, ये हुआ था 2015 में, तो इसका जो 5th एनिवर्सरी 2020 में मनाया गया डेफिनेटली। तो यहाँ पर G20 देश जो होते हैं उनमें से इंडिया इकलौता ऐसा देश था जो इस एग्रीमेंट से क्या कर रहा है, कंप्लाइंट कर रहा है। क्या आपको ये बात पता थी? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये तो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो और दैट द कंट्री हैज रैंक्ड विद इन टॉप 10 फॉर 2 years इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। याद रखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है उसमें लगातार हम टॉप 10 में चल रहे हैं पिछले कुछ 2 साल से, ठीक है। तो अब आ जाइए आगे जो इंपॉर्टेंट बात है, पूरा ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये। तो अब आ जाइए ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको रिलीज कौन करता है, ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है उनकी परफॉर्मेंस पे जो देश 90% प्लस ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर उनको इवेल्युएट करते हैं उन देशों को, ठीक है। अब आ जाइए और दैट द उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी यानी उजाला योजना, याद रखिएगा उजाला स्कीम जो है इसके तहत हमने क्या किया है कि लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी एलईडी बल्ब प्रोग्राम किया है। इसमें सब्सिडी जीरो है और सबसे बड़ा ये प्रोग्राम था, तो आप इसको अपने एग्जाम में मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए आगे वर्ल्ड कंपैरिजंस अब करते हैं अगर हम इंडिया के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल प्रेशर यहाँ पर इंडिया पे है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 26 जो मीटिंग होगा कभी 2021 में ग्लासगो में होगा ये, ठीक है ना। तो इसके जो COP 26 में प्रेसिडेंट जो हमारी तरफ से आलोक शर्मा और यूएस के जो यहाँ पर एनवॉय है क्लाइमेट के जॉन कैरी, उन्होंने इंडिया विजिट किया एंड यूएस ने कहा कि यस हम रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, 2030 तक हमारा ये हो जाएगा सक्सेसफुल, ऐसा उनका कहना है, जैसा कि पेरिस क्लाइमेट मीट में भी बात हुई थी। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये पेरिस एग्रीमेंट में देखिए एनडीसी यहाँ पर बातें हुई थी एनडीसी के ऊपर। देखिए एनडीसी क्या है, ये हर देश अपने नेशनली डिटरमाइन करता है कुछ कंट्रीब्यूशन या गोल्स की, हम ये करेंगे 2030 तक हमारा ये टारगेट रहेगा। सो आज ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है CO2 एमिशन का वो क्या है पिछले 2 डिकेड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद, वो कहता है कि करंट रेट
बोथ चाइना और यूएसए जो है वो 5 गुना ज़्यादा इंडिया से ज़्यादा एमिट करते हैं ग्रीन हाउस गैस। आपको याद रखना है चाइना एंड यूएसए 2030 तक का ये टारगेट है पेरिस का, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और उसके तहत देखिए सबने अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए यूके का जो एमिशन है वो है 1.5 टाइम्स ऑफ इंडिया, और ब्राजील जहाँ पर उसके डेंस फॉरेस्ट है वो भी सिमिलर लेवल पे एंड अप हो सकता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाइए चाइना और यूएसए का देख लेते हैं यहाँ पर कंसेप्ट क्या है। देखिए अगर हम बात करें रीसेंट एफर्ट्स में, चाइना जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिटर है, तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। उन्होंने ज्वाइन किया रेस टू जीरो एंड टारगेट किया कि कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे हम 2060 तक, ओके। और वो कहते हैं कि पीक हमारी आ जाएगी 2030 तक एमिशन कर्व में, और उसके बाद हम डेफिनेटली 2060 तक क्या है कि बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल यानी जीरो जो कार्बन का एमिशन है वो हमारे यहाँ हो जाएगा। और चाइना यहाँ पर खुद को कमिट करता है कि कोल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसको इसमें डिक्लाइन करता है, लेकिन चाइना यहाँ पर कोल इंडस्ट्री को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। अब आ जाइए अमेरिका ने रीजॉइन किया है पेरिस एग्रीमेंट को और प्रॉमिस किया है कि 52% हम रिड्यूस कर देंगे 2030 तक, और नेट जीरो हमारा एमिशन हो जाएगा 2050 तक। देखिए ये जो नेट जीरो कंसेप्ट है 2050 का, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो आईपीसीसी की जो ये मीटिंग हुई थी, ये जो रिपोर्ट थी, तो इसमें भी आपको ये बातें सुनने को मिली थी, ठीक है। अब आ जाइए फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ये दो देश इनके बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रांस की जो सरकार है उन्होंने जो कोरोना वायरस के चलते कुछ ग्रीन कंडीशंस यहाँ पर पुट की थी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर ऑल्सो। एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें 2018 में उन्होंने अपनी चेयर खो दी थी, जब एड्रेस क्लाइमेट का जो चेंज का मीटिंग था उसके तहत क्या हुआ था यहाँ पर। देखिए ये था कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो वहाँ पर चल रही थी, उन्होंने प्रिवेंट किया कि प्रॉब्लम को एड्रेस करने से, कि भैया कंट्री वनरेबल है, आप वहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक नाम है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो डाई हो रही है रिसेंट ईयर्स में, सबसे बड़ा कोरल रीफ है ये दुनिया का। तो इसके हिसाब से आपको याद रखना है कि यहाँ पर इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स थोड़ी सी खराब थी, दैट्स व्हाई चर्चा नहीं कर पाई इस चीज़ पे। अब आ जाइए अगली चीज़, और क्या बातें बता रही है। देखिए इंडिया किस ट्रैक पे चल रहा है, अभी हम इंडिया की भी बात करते हैं और देशों की हमने बात की है, इंडिया किस ट्रैक पे है अगर हम क्लाइमेट चेंज की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें। देखिए इंडिया ने कमिट किया है कि 40% इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी बिजली की है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हम बनाएंगे 2030 तक। पहला टारगेट आपको याद रखना है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से हम बनाएंगे 2030 तक, ठीक है। कितनी बिजली, 40% के आसपास हमारी इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड बात बोली इन्होंने कि दिस ईयर अभी चल रहा है 2020 के हिसाब से 38%, यानी हमारे टारगेट से हम काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। फिर हमने जो बेसिकली एक वॉलेंटरी डिक्लेरेशन किया था कि हम एमिशन को डिक्रीज कर देंगे जीडीपी के हिसाब से 20 से 25% 2020 तक, और इंडिया ने इसको रिड्यूस किया है 24%, जो कि वेल एंड गुड है, वो भी 2005 से 2016 तक, ठीक है। फिर हमारा टारगेट है कि 2% आउट ऑफ दिस US $100 बिलियन वो हमारे देश के अंदर हम अचीव बेसिकली टारगेट अचीव करेंगे उसके हिसाब से। तो 2009 में ये हुआ था और 2015 में हमने अचीव कर लिया। इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है रेन्यूएबल का प्रोग्राम, उसके तहत हम क्या करेंगे 175 गीगावाट की जो रेन्यूएबल एनर्जी हम बनाएंगे। तो रेन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो भी रहेगा कब तक, 2022 तक। एंड 450 जो गीगावाट है वो कब तक बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा 2030 तक, ये आपको याद रखना है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए अनाउंस किया है ग्रीन मेजर्स, जैसे 26.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बायोगैस में रहेगा, क्लीनर फ्यूल्स में, ये सब बातें आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, एफोरेस्टेशन के हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो काफ़ी सारे हमने स्टेप्स लिए हैं इसके लिए। अब आज ये पेरिस क्लाइमेट मीट में क्या बातें हुई थी, देखिए इन्होंने कहा था कि 2% जो हमारा वार्मिंग टारगेट है वर्ल्ड का उससे हम डाउन रखेंगे। इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफ़ी वर्ल्ड वाइड कार्बन के बजट के हिसाब से तो लगभग थोड़ा सा वेल बिलो इट्स इक्विटेबल शेयर और द वर्ल्ड वाइड कार्बन बजट बाय एन इक्विटी क्राइटेरिया। देखिए ग्लोबल एमिशन में बहुत कम है हमारा जो बेसिकली एमिशन है कार्बन का, वो काफ़ी कम हो रहा है, ठीक है। एंड यस जो अभी मीटिंग होने वाली है 26th मीटिंग, उसके अंदर हम डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा NDCs को रिवाइज करेंगे और डेफिनेटली वी विल अचीव दिस। एंड जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो सिविल सर्वेंट है, और बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये आर्टिकल भी सिविल सर्वेंट ने लिखा है तो आपके लिए काफ़ी काम आएगा डेफिनेटली। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मैरिटल रेप एंड इंडिग्निटी टू वीमेन। देखिए नॉर्मली आपको इंडिया में देखने में मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा क्राइम है वीमेन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है कि मैरिटल रेप जो है। सो यहाँ पर देखिए आपको कुछ सेक्शन याद करना है। सेक्शन 376 होता है रेप के लिए, 377 होता है
ये कर्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर के लिए 498A होता है क्रुएलिटी टुवर्ड्स वाइफ बाय हस्बैंड और एनी रिलेटिव, काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आईपीसी के हैं ये। और यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किए हैं 498A के तहत और 377 के तहत, बट उन्होंने क्या किया, हस्बैंड को डिस्चार्ज कर दिया 376 के तहत कि एक्सेप्शन है इस हिसाब से। तो ये यहाँ पर चर्चा की गई है। मेन बात क्या है कि देखिए वीमेन का यहाँ पर क्या डिमांड है कि माई बॉडी माई राइट। बेसिकली यहाँ पर पैट्रियार्कल जो सिस्टम अभी भी प्रिवेलेंट है काफी जगह पे, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इंसल्ट हो रहा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा गोल है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, यानी आर्टिकल जो हमारा 21 कहता है राइट टू लाइफ, ठीक है ना, और आर्टिकल जो 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बोथ मैन एंड वीमेन के लिए। देखिए तो यहाँ पर महिलाओं को क्या कहना है कि बेसिकली भाई ये जो अधिकार हमें मिले हुए हैं ये इनसे खिलवाड़ ना किया जाए, प्लस पैट्रियार्कल सोसाइटी उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या हो, हरासमेंट ना हो। एंड यस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि ये मुद्दा भी नया आ रहा है, ठीक है। अगला है देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अभी हमने देखा था कि जलियांवाला बाग जो यहाँ पर रिनोवेशन का काम हुआ था पिछले कुछ दिन में, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी यहाँ पर स्पीच दिया था। सो इन्होंने हिस्टोरियंस ने क्या बोला कि दिस इज रिनोवेशन, रिस्टोरेशन नहीं है ये, ठीक है। ये कह रहे हैं कि डिस्टोर्ट हो गया ये जलियांवाला बाग का जो नया लुक है, इसकी वजह से हमारी हिस्ट्री जो है वो क्या हो गई, डिस्टोर्ट हो गई। हाउ कम दिस, सी लेट्स सी। ये कह रहे हैं कि जो नया लुक दिया गया है वो देश को डेडिकेट तो कर दिया अगस्त 28 को, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश, आप सबको पता है ब्रिटिश ट्रूप्स जो जनरल डायर थे यहाँ पर, उन्होंने मैसेकर किया था इंडियंस का अप्रैल 13, 1999 को, जिसको जलियांवाला बाग इंसिडेंट हम बोलते हैं अपनी हिस्ट्री की बुक्स में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गार्डन नहीं है कोई कि यहाँ पर लोग आएंगे एंजॉय करेंगे तो आप इसको रिनोवेट कर रहे हैं। सी वी कम हियर विद अ सैडनेस, व्हाई, बिकॉज हमारी हिस्ट्री में हमारे साथ ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसका पेन एंग्विश हमारे मन में अभी भी है। सो यहाँ पर हिस्टोरियंस ने बात बोली है कि देखिए कोई गार्डन नहीं है, आप इसको जैसा कि रिनोवेट करके यहाँ पर कि लोग कोई एंजॉय करने आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर हिस्ट्री, सो वी नीड टू बी रिमाइंडेड अबाउट दिस। हमें दुख है कि हमारे साथ कुछ साल पहले हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ ऐसा हुआ था। सो यहाँ पर कोई एंजॉय करने नहीं आता है, वो देखने आते हैं हमारी हिस्ट्री को, ठीक है। ये बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। देखिए अगली जो न्यूज़ है वो है कि इंडिया सपोर्ट्स पैलेस्टीन पीस प्रोसेस एंड अफगानिस्तान क्राइसिस इज आल्सो डोमिनेट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। एज यू ऑल नो यूएनएससी का जो प्रेसिडेंट है अगस्त के महीने में वो इंडिया है। सो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई है कि पैलेस्टीन जो इजराइल पैलेस्टीन का इशू है उसको भी हम पीस प्रोसेस का जो सिस्टम है उसको हम सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली। एंड यस अफगानिस्तान की क्राइसिस को डोमिनेट हुआ, ये सब बातें यहाँ पर डिस्कस हुई। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बट इंपॉर्टेंट इज यूएनएससी क्या होता है उसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो क्या है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि न्यू इनिशिएटिव इन जम्मू कश्मीर टू रिस्टोर लॉस्ट ग्लोरी ऑफ पाशिमा शोल। देखिए जो पाशिमा शोल है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि वीमेंस को री एंगेज किया जा रहा है इसमें सो दैट प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़े और उनकी वेजेस को डबल किया, एमएसपी अनाउंस हो, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एमएसपी अनाउंसमेंट का। वाई, क्योंकि जीआई सर्टिफिकेट प्रोडक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आ जाइए जीआई सर्टिफिकेशन होता क्या। देखिए अगर हम जीआई सर्टिफिकेशन की बात करें तो गुड्स का जो जीआई सर्टिफिकेशन है वो एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मान के किया जाता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है उनका बताया जाता है कंट्री के अंदर ही होता है और इसके अंदर बेसिकली क्या मिलता है उनको, ये कह रहे हैं कि ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट था, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उसके तहत हम इसको साइन करते हैं। और उरुग्वे राउंड में जो गेट की नेगोशिएशंस थी उसके अंदर हमने इसको साइन किया था। इंडिया मेंबर है डब्ल्यूटीओ का, यू नो दिस थिंग। सो उन्होंने डब्ल्यूटीओ ने क्या लागू किया, देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 जो फोर्स में आई 2003 के अंदर, तो इसके तहत हम जीआई टैग को प्रोवाइड करते हैं इंडिया के अंदर भी। एंड यस अभी हम इसके बारे में देखिए थोड़ा और देख सकते हैं कि ये सब बातें वही है रिपीट। तो आप देख सकते हैं कि पाशिमा शोल का जो आपको याद रखना जम्मू कश्मीर में हो, डेफिनेटली लद्दाख के पार्ट में भी होगा ये। तो आपको मेन बातें क्या याद रखें कि जीआई टैग को किस किस को मिला हुआ है, ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि मिनिमम जो वेज है वो होती है 1.25 अभी चल रही है नाउ, और हमने एमएसपी का बताया है कि 12,000 के आसपास हो। प्लेन पाशिमा हैंडस्पन वो शोल के लिए ये कुछ बता रहे जा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टर जो इस हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के पार्ट के, ठीक है। तो ये यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है। अगली न्यूज़ है कि 102 वंदे भारत ट्रेन्स टू बी ऑपरेशनल बाय 2024 एंड रेलवे जो सोर्स करेगी कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सप्लायर से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेक इन इंडिया का जो ये
प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत भी हम इसको मान सकते हैं। वंदे भारत अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 102 वंदे भारत होंगी ये 2024 तक आ जाएंगी एंड डेफिनेटली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वाई? क्योंकि ये जो 75 साल हम आज़ादी के अब मना रहे हैं तो इसके तहत काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं इंडिया में सरकार के द्वारा। अब आ जाइए वंदे भारत है क्या, देखिए वंदे भारत जो एक्सप्रेस है उसको हम बोलते हैं ट्रेन 18B और ये बड़ी सेमी हाई स्पीड और डिज़ाइन मैन्युफैक्चर की जा रही है चेन्नई के अंदर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। और अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर मेक इन इंडिया, वाई क्यों? देखिए जब हम वंदे भारत का जिक्र करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट आएगा। और मेक इन इंडिया क्या है, देखिए ये क्या करेगा, एनकरेज करेगा कंपनीज को कि इंडिया में आप बनाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए इंडिया में और डेफिनेटली हमारा क्या होगा कि ग्रोथ बढ़ेगा और इतना ज़्यादा हमारा जॉब्स मिलेंगे 2022 तक, ये बताया गया। जीडीपी भी इंक्रीज होगी 2022 तक, ये 2025 में रिवाइज कर दी गई। वाई? ड्यू टू डेफिनेटली ओनली वन रीजन, कोविड-19, ठीक है ना। तो ये सब बातें यहाँ पर आ जाती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पुश्ड बाय यूएस इजराइल होल्ड टॉक्स विद अब्बास। ये देखिए यहाँ पर इजराइल और ये गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक वगैरह, पैलेस्टीन का ये मुद्दा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ये टॉक्स चलती रहेंगी, इनको हम बाद में एक साथ अलग से वीडियो बनाएंगे इसकी इजराइल इशू। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि नॉर्थ कोरिया ने रीस्टार्ट कर दिया न्यूक्लियर अपना प्रोजेक्ट, रीस्टार्टेड ये कह रहे हैं शायद। IAEA, अब ये कौन है, ये IAEA कौन है, इसने कैसे बताया कि इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं IAEA के बारे में। देखिए ये अप्रूव हुआ था 23 अक्टूबर 1956 को बाय कॉन्फ्रेंस हुआ था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर्स उस टाइम पे था यूनाइटेड नेशन के साथ ही, और फोर्स में कब आया 1957 में। तो मेन बात है कि 1957 में इसको बनाया गया IAEA का। अब इसका काम क्या देखिए, तो इसका काम बेसिकली ये है कि जो जितने भी हमारे न्यूक्लियर जो सिस्टम है दुनिया में उनकी देखरेख करना कि कोई इसका मिसयूज ना करे बेसिकली, ठीक है, कोई इसका मिसयूज ना करे, ठीक है, इसका मेन काम यही रहता है। तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं कि इसका काम क्या है, इसके जो टारगेट्स क्या हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड की सेंट्रल इंटर गवर्नमेंट एजेंसी है जो कोऑपरेशन करती है न्यूक्लियर फील्ड के अंदर और सिक्योर करती है कि पीसफुल यूज और न्यूक्लियर साइंस का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ ये अपना टारगेट रखती है। तो ये सब बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1956 में इसको बनाया गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला जो आर्टिकल है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए एक चीज़ और रहती है हमारे पास कि नॉर्थ कोरिया के बारे में हम और देखते हैं। देखिए नॉर्थ कोरिया यहाँ पर है, चाइना के साथ बाउंड्री है। इसके ईस्ट में अगर हम देखें तो सी ऑफ जापान है, यानी आगे फिर जापान आ जाएगा। साउथ में साउथ कोरिया है और थोड़ा सा साउथ वेस्ट में हम देखें तो येलो सी, याद रखिए येलो सी, नॉर्थ ईस्ट चाइना सी। कई बच्चे क्या करते हैं ईस्ट चाइना सी यहाँ पर बना देते हैं और इधर चाइना, देखिए चाइना इसके बाउंड्री पे है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इतना ये सपोर्ट इसको मिल रहा है। आई थिंक आप समझ गए हैं, ठीक है। अभी आ जाइए, अभी हम बात करेंगे आगे। देखिए अगला जो आर्टिकल रहेगा वो है हमारे पास कि फ्यूचर्स RIL अमेज़न फ्लैग्स सुप्रीम कोर्ट रूलिंग टू सेबी। अब देखिए सेबी कौन है, ये मुद्दा क्या है, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं सेबी कौन है। देखिए सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नॉट बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसको बनाया गया था 1992 में, एज यू ऑल नो 1991 में। देखिए 1991 में आप सबको पता है LPG स्कीम हमारा, यानी जो हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था, तो इसके लिए एक्ट बनाया गया था। अब इसके अंदर देखिए मेन काम क्या है कि सिक्योरिटीज को, इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटीज है उनको संभालती है, एक्सचेंज जो हमारे होते हैं उनको संभालती है। अब आज ये न्यूज़ क्या देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है कि अमेज़न ने सेबी को लेटर राइट किया रिक्वेस्ट करने के लिए कि सर जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको विड्रॉ करो, ऑब्जर्वेशन लेटर भेजा है। लगभग 24,713 करोड़ के फ्यूचर रिलायंस डील हुई थी ये, ठीक है। इसमें क्या है कि यूएसए का जो ई कॉमर्स जायंट है उसने सेबी को कहा है कि नेसेसरी एक्शन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नया जजमेंट जो अभी रिसेंटली दिया है उसके मद्देनजर आप रखते हुए, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, ये एक छोटा सा बात आ जाती है आपके आगे। आगे आ जाइए, देखिए अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास, डेफिनेटली हम देख सकते हैं यहाँ पे इस न्यूज़ को, जहाँ पर पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं टोक्यो में। तो आप देखेंगे, देखिए सुमित हरियाणा के ही नागरिक है, सोनीपत के, और डेफिनेटली नीरज चोपड़ा भी जो सोनीपत के यहाँ पर हरियाणा से उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। तो इन्होंने देखिए क्या कारनामा करके दिखाया है, गोल्ड मेडल लिया और नंबर 1 है दुनिया में और अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा है और गोल्ड रखा है वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोक्यो में भी।
ठीक है। इटली में इनको सिल्वर मिला था और पेरिस में भी इनको जो 2019 में गेम हो रहे थे वहाँ पे भी इनको सिल्वर मिला था। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हमारे लिए। डेफिनेटली प्लेयर तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट है और देख सकते हैं। दूसरे है द झज्जरिया फाइल। तो ये क्या बता रहे हैं कि राजस्थान के रहने वाले हैं, जेवलिन थ्रो में इनको इनका इवेंट रहा है और इनको मिला है सिल्वर। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको सिल्वर मिला और पद्मश्री अवार्ड इनको 2012 में मिल चुका था। अगले जो हमारे पास प्लेयर हैं वो है देखिए द सुंदर द फाइल ऐसे लिखा हुआ है। देखिए ये राजस्थान की है भी और इनको मिला है ब्रोंज। तो ये इनको यहाँ पर ब्रोंज मिला है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगले जो प्लेयर है हमारे पास वो है द योगेश फाइल। इसमें भी योगेश जी को कौन सा मेडल मिला, देखिए सिल्वर मिला है यहाँ पर। और यहाँ पर बात कर सकते हैं हम कि कहाँ से है ये बिलोंग कर रहे हैं, देखिए हरियाणा सोनीपत से ही बिलोंग कर रहे हैं। और आगे हमारे पास अवनी। तो अवनी को देखिए यहाँ पर गोल्ड मिला है, राजस्थान से बिलोंग करती है, गोल्ड मिला है राइफल के अंदर। तो बहुत ही अच्छा हमारे पास ये एक न्यूज़ है। देखिए बहुत कुछ हम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। डेफिनेटली जो अगले ओलंपिक होंगे उसमें हमारे पास काफ़ी सारे मेडल्स आने वाले हैं और डेफिनेटली बहुत हम अचीव करेंगे स्पोर्ट्स के अंदर। अब आ जाइए आगे कि हमारे पास और क्या क्या हमारे पास बातें रह जाती हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास है इम्पोर्टेंट न्यूज़। अगर हम देखें तो ये स्टुअर्ट बिन्नी ने अपना रिटायरमेंट ले लिया है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस अगर कोई इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स की न्यूज़ में तो वो याद रख सकता है। देखिए आज आर्टिकल में हमारे पास क्या था कि यहाँ पर डीयू ने 4 साल का कोर्स रिलीज किया, किसके तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो देखिए हम एक लास्ट बार ये देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आज की वीडियो का। और इसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई, 2020 में आई थी। और इससे पहले जो पॉलिसी थी 1986 में थी, उसको मॉडिफाई किया गया 1992 में। तो अब मॉडिफाई दोबारा किया गया है 2020 के अंदर, आपको याद रखना है। इसके तहत क्या है कि यूनिवर्सल एक्सेस मिले स्कूल्स के बच्चों को, ठीक है, और स्कूलिंग का यूनिवर्सल एक्सेस। फिर है अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले बच्चों को, ठीक है, किसके तहत, देखिए ये जो करिकुलम मिलेगा 5+3+3+4 का ये करिकुलम रहेगा। और एज रहेगी 3 से 8 इसमें, ठीक है, 8 से 11 इसमें, 11 से 14 इसमें और 14 से 18 इसमें रह जाएगी एज। तो इस हिसाब से इन्होंने बनाया है ये प्रोग्राम। फिर हमें लिटरेसी और न्यूमरेसी में हमें एक फाउंडेशन मिले, रिफॉर्म्स लाए हम करिकुलम के अंदर भी। तो इसके तहत डीयू 4 साल का भी ये कोर्स रिलीज कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 साल ये लिखा हुआ है। तो ये सब बातें हैं। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू ऑल्सो शेयर एज मच एज पॉसिबल फॉर द current affair daily. So thank you everyone.